हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पार्ट 3। पार्ट 1 तो हमने पहले ही कवर कर रखा है, तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3। इसमें हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। होता क्या है ये? देखो, इंटरनल फोर्सेस वो फोर्स होती हैं जो सिस्टम के अंदर ही लग रही होती हैं। जैसे जो हॉर्स का सिस्टम था, ठीक, ये हॉर्स है अजीब सा, ये उसके साथ कार्ड जुड़ा है। तो उसमें जो आपस में जो फोर्सेस लग रही थी ना, हॉर्स जो कार्ड पे लगा रहा था और कार्ड जो हॉर्स पे लगा रहा था, वो कौन सी थी? वो इंटरनल फोर्सेस थी। ठीक है, वो इंटरनल फोर्सेस थी। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस होता क्या है? देखो, सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं ना, वही होता है। ये एक सिस्टम है और मान लो ये दोनों पार्टिकल हैं। ठीक, तो ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ना, वो कौन सी फोर्सेस हैं? वो इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे पर लगाते हैं। ठीक, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है? देखो, मेन बात आती है एक्सटर्नल फोर्सेस की। सबसे मेन पॉइंट क्या है ना, देखो, एक्सटर्नल फोर्सेस नाम से तो पता चल रहा है कि ये जो सिस्टम के बाहर से जो फोर्स लगेगा, सिस्टम के बाहर से फोर्स। लेकिन एक जो मेन बात आती है ना, वो ये है कि ओनली, इसको नोट कर लेना, ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, सिर्फ वही जो टोटल मोमेंटम चेंज कर सकती है एक सिस्टम। एग्जांपल लेते हैं हॉर्स कार्ट सिस्टम का। अभी हमने इंटरनल फोर्स देखा, अब इस पे एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं। इस पे ऐसा कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से ये मूव कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम मूव कर पा रहा है? जब हॉर्स मूव करेगा ना, तो ग्राउंड पे एक फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक, ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगाएगा। जब ये सिस्टम मूव करेगा तो ग्राउंड पे एक फ्रिक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज होगा और ये पूरा सिस्टम जो है वो एक साथ आगे बढ़ेगा। ठीक, उसको लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डी पी सिस्टम अपॉन डी टी। ठीक, इसको नोट कर लेना। अब देखो, ये जो पूरा सिस्टम है ना, वो किसकी वजह से आगे बढ़ रहा है? किसकी वजह से? जो ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगा रहा है। ठीक, जो ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगा रहा है उसकी वजह से ग्राउंड इसको आगे एक रिएक्शन फोर्स दे रही है। अभी हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, लेक्चर 1 में, जब हम वॉकिंग करते हैं तो हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, तो ग्राउंड हमें रिएक्शन में आगे पुश करती है। ठीक है, उस वजह से जो पूरा सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, देखो, क्या थर्ड लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी काम करता है? हाँ, हमने एक अर्थ लिया, ठीक, और हमने मून लिया। दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? अर्थ पे मून लगा रहा है। ठीक, अर्थ पे मून लगा रहा है और मून पे कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। ठीक है, कौन सा फोर्स होगा? F इज इक्वल्स टू जी एम ऑफ अर्थ एम ऑफ मून अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, जो दोनों फोर्सेस होंगी ना, जो दोनों फोर्सेस होंगी वो कैसी होंगी? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बिल्कुल न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक, लेकिन मून जो है वो ज़्यादा रोटेट करता है इंस्टेड ऑफ अर्थ। क्यों? हमें लगता है ना कि मून जल्दी मूव कर रहा है, और मूव करता भी है जल्दी अर्थ के अराउंड। तो मून इसलिए जल्दी मूव करता है क्योंकि उसका जो मास है ना, उसका जो मास है वो स्मॉलर है। ठीक, उसका मास स्मॉलर है और अर्थ का मास बिगर है। इसलिए लगता है कि मून ज़्यादा विजिबली मूव कर रहा है, बट अर्थ उतना मूव नहीं कर रहा। ठीक है, देखो, अब पढ़ते हैं थर्ड लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है। मान लो दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। जो चार्ज 1 है वो चार्ज 2 पर फोर्स लगा रहा है, ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स कितना होगा बताओ? फोर्स होगा कि Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब ये जो फोर्स होगा ना वो दोनों बराबर लग रहा होगा, दोनों बराबर लगा रहे होंगे। ये इस पर भी इतना फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर भी इतना फोर्स लगा रहा होगा। ठीक, यही फोर्स, भले ही दोनों का जो चार्ज है वो सेम ना हो। ठीक, दोनों के चार्जेस सेम, मान लो Q1 ज़्यादा है Q2 कम है ना, Q1 ज़्यादा है Q2 कम है, लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ना वो क्या होगा? सेम होगा, है ना। Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है वही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में Q2 Q1 पे लगाएगा। ठीक है। देखो अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स लाया हूँ, जो ब्लैक पेन से लिखे हैं ये रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, ये उनके करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है एक्शन पहले होता है और रिएक्शन बाद में। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत? कैसे है? जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती है ना, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती है वो साइमल्टेनियस प्रोसेस है। साइमल्टेनियस प्रोसेस है मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ। ठीक, जो एक्शन और रिएक्शन है वो सेम बॉडी पर एक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो आपको ही पता होगा, वो डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करते हैं। ठीक, जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। सिर्फ तभी कैंसिल करेंगे ओनली व्हेन सेम बॉडी पे लग रहे हो। ठीक, ओनली व्हेन इन सेम बॉडी, जब सेम बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं ना वो फोर्सेस, तब उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन थर्ड लॉ पेयर में डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होती हैं ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, तो हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। अब चौथा स्टेटमेंट कहता है कि बिगर ऑब्जेक्ट होता है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट को एक बिगर फोर्स लगाएगा। बिगर ऑब्जेक्ट स्मॉलर ऑब्जेक्ट को एक बिगर फोर्स लगाएगा। देखो जब इंट्रैक्शन होता है ना बिगर और स्मॉलर ऑब्जेक्ट का, तो जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन उन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे मान लो एक ट्रक है, ठीक, एक ट्रक है और एक कार है, वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं। ठीक, ये ट्रक मान लो ये कार मान लो, एक दूसरे से टकराते हैं। तो जो दोनों पे फोर्स लग रहा है ना वो फोर्स बराबर लग रहा है, वो फोर्स बराबर लग रहा है। जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो बराबर लग रहा है। लेकिन जो जो कार का मास है ना, जो कार का मास है वो तुम खुद सोचो ट्रक के मास से क्या होगा? बहुत स्मॉलर होगा, बहुत छोटा होगा। तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो जो डैमेज होगा ना वो कार को वो ज़्यादा लगेगा उसको। ठीक है।